हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। हिंदू एडिटोरियल का अगला सेशन हम डिस्कस करेंगे और जो भी बातें मैं बताता हूँ यहाँ पे, चाहे ग्रामर की हो, चाहे ट्रांसलेशन की हो, चाहे आपके वोकेबलरी बेस्ड हो या कोई कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल्स बताता हूँ, वो सब बातें आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स एसएससी और सीडीएस का एक कोर्स उपलब्ध है वहाँ से। ठीक है, और चलिए पेन नोटबुक लेकर बैठिए, एक एक बात को नोट करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक छोटा सा काम जरूर किया करो, शेयर कर दिया करो वीडियोस को अपने नियर और डियर वंस के साथ, ताकि वो लोग भी जो सीखना चाहते हैं, इंग्लिश अलग तरीके से सीखना चाहते हैं, हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो भी सीख पाएं। तो मिसप्लेस्ड अर्जेंसी नाम से एडिटोरियल है। इसमें अर्जेंसी जो है वो नाउन है, मिसप्लेस्ड है वो एडजेक्टिव है। मिसप्लेस्ड क्या है? एडजेक्टिव। वैसे मिसप्लेस्ड मतलब गलत स्थान पे रखा हुआ भी हो सकता है, अनुपयुक्त भी हो सकता है ना। प्लेस्ड का ऑपोजिट मिसप्लेस्ड हो सकता है, लेकिन यहां जो मिसप्लेस्ड है ना, इसका मतलब कुछ अलग है। इस मिसप्लेस्ड का मतलब है रैश, या इसका मतलब है केयरलेस, या इसका मतलब है रेकलेस, मतलब लापरवाही। लापरवाह को बोलते हैं। तो कैसी अर्जेंसी है? मिसप्लेस्ड अर्जेंसी है। कैसी अर्जेंसी है? आनन फानन वाली अर्जेंसी है। रैश का मतलब उतावलापन होता है, तो उतावलेपन वाली अर्जेंसी है। अर्जेंसी क्या होती है? अत्यधिक आवश्यकता। कोई इमरजेंसी आ पड़ी हो, कोई चीज आपको करनी ही करनी है, तो ये अर्जेंसी जो है, अत्यावश्यक जो काम होना है, वो मिसप्लेस्ड है। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो मिसप्लेस्ड अर्जेंसी का मतलब क्या हुआ? ऐसी अर्जेंसी जो कि मिसप्लेस्ड है। ऐसी अर्जेंसी जो कि मिसप्लेस्ड है, इसका मतलब हो गया ऐसी अर्जेंसी जो कि आनन फानन में आपको करनी ही पड़ेगी। वो अर्जेंसी आ गई जो हड़बड़ी वाली अर्जेंसी है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द मद्रास हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है, ये इंटरिम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देखिएगा। प्रोविजनल इसका मतलब है, इसका मतलब टेम्परेरी है ना। तो अस्थाई को बोलते हैं। तो अस्थाई आदेश जो है, एक अंतरिम आदेश बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको। तो अस्थाई या अंतरिम जो आदेश है, उसको उस पर लिखा गया है। और इसको आप तो शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं। जो चीज अल्पकालिक है वो भी प्रोविजनल होती है। द मद्रास हाई कोर्ट हैज इन इफेक्ट अंडरमाइंड अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। यहां पे तीन चीजें बातें करेंगे, एक इन इफेक्ट की, एक अंडरमाइंड की, और एक रूलिंग की। रूलिंग का मतलब है डिसीजन, रूलिंग का मतलब है जजमेंट, या इसका मतलब है वर्डिक्ट। तो निर्णय को बोलते हैं क्या? रूलिंग। अंडरमाइन का मतलब है वीकन, कमजोर कर देना, या कहेंगे डीबिलिटेट, डीबिलिटेट, या एनफीबल, ये होता है कमजोर कर देना। और इन इफेक्ट का मतलब है इन रियलिटी, है ना। इनफेक्ट का मतलब रियली, कोई चीज जो वास्तव में ऐसा हो गया हो, उसको हम बोलते हैं क्या? इन इफेक्ट। तो रियली है तो एक्चुअली भी हो सकता है, एक्चुअली। ठीक है, तो रियली एक्चुअली इसका हो सकता है, और इसको वर्चुअली भी कह सकते हो। तो मद्रास हाई कोर्ट ने, ये मद्रास हाई कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है अंडरमाइन। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कमजोर कर दिया, इन इफेक्ट मतलब वास्तव में कमजोर कर दिया। किसको? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था, अब मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। इस डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन थोड़ा सा क्या कह सकते हो, प्रभावी कम हो गया है, ये मतलब। ठीक है, हैज अंडरमाइंड है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शा रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, अंडरमाइंड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे पढ़े। बाय स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ तमिलनाडुज मल्टीपल अमेंडमेंट एक्ट्स, अमेंडेड एक्ट्स। तो बाई स्टेइंग मतलब स्टे लगाकर, स्टे ना रोकना, स्टे लगाता है कोर्ट, तो कोर्ट रोक लेता है डिसीजन को। तो स्टे लगाकर, द ऑपरेशन ऑफ तमिलनाडु, किस पर स्टे? जो प्रक्रिया चल रही है तमिलनाडु के, मल्टीपल मतलब अनेक, मल्टीपल मतलब अनेक। अमेंडेड एक्ट का मतलब वो अधिनियम जो संशोधित है। अमेंड एक्ट जो है वो नाउन है, अमेंडेड है वो इसका एडजेक्टिव है, और इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में है। तो बाई प्रपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग गया। तो ऐसा करके तमिलनाडु के अनेक जो संशोधित अधिनियम है, उस प्रक्रिया पर रोक लगा के, टू द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक, डैश आगे समझाया है, इस हद तक। एक्सटेंट का मतलब होता है डिग्री, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? डिग्री, या क्या होता है? लेवल, या क्या होता है? स्कोप, इस स्तर तक। दैट दे एम्पावर द गवर्नमेंट। अब ये एक्ट्स जो है ना, ये कौन से एक्ट्स हैं? ये एम्पावर करते हैं। एम्पावर का मतलब है किसी को
शक्ति देना। एम्पावर का मतलब क्या है? किसी को शक्ति देना। शक्ति देना मतलब यहां पे एग्जैक्ट जो वर्ड होगा इसका वो ऐसा मान लो ऑथोराइज होगा, किसी को अधिकृत बना देना, या फिर इसका मतलब होगा ऑथोराइज बना देना, या फिर इसे आप कह सकते हो इनेबल कर देना, किसी को सक्षम कर देना। ठीक है, तो उस स्तर तक कि वो एम्पावर करते हैं, ये जो एक्ट्स हैं वो शक्ति देते हैं सरकार को, किस चीज की? अपॉइंट करने की, नियुक्त करने की। किसको? वाइस चांसलर्स को। और किसके? 18 राज्यों की विश्वविद्यालयों के। फिर डैश लगाया, द मद्रास हाई कोर्ट इज इफेक्टिवली हॉल्टेड। ऐसा करके मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने प्रभावी रूप से रोक लगा दी है। हॉल्टेड का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, रोकना होता है। हॉल्ट बोलते हैं, हाल्ट नहीं बोलते इसको। हॉल्ट का मतलब क्या है? रोकना। ठीक है, तो इसको स्टे भी कह सकते हो, इसको तुम चेक भी कह सकते हो। मोमेंटम का मतलब है गति। मोमेंटम मतलब जो चीज डेवलपमेंट में जरूरी है, वो फोर्स जिससे कोई चीज चलती रहती है। तो द फोर्स विच कीप्स थिंग्स मूविंग, जिसके कारण चीजें चलती रहती हैं उसको बोलते हैं क्या? मोमेंटम, गति। दैट फॉलोड, जो कि बाद में आई। दैट यहां पे इस गति के लिए है। कौन सी गति? जो बाद में आई। फॉलोड मतलब इसके अनुसरण इसने किया। लास्ट मंथ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। लैंडमार्क डिसीजन का मतलब या लैंडमार्क वर्डिक्ट का मतलब मैं इसका बता रहा हूं। लैंडमार्क और यहां है वर्डिक्ट, इसका मतलब बता रहा हूं कि लैंडमार्क वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है। तो जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं ना, उसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट। जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसको बोलते हैं लैंडमार्क वर्डिक्ट। ठीक है, लैंडमार्क वर्डिक्ट का मतलब जो सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट है, या इसको कह दो क्रूशियल वर्डिक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले महीने जो एक वर्डिक्ट आया था उस मतलब उसके बाद ऐसा हुआ, विच ग्रांटेड। और इस वर्डिक्ट ने क्या किया? विच इस वर्डिक्ट के लिए आ रहा है, इसने ग्रांट किया। ग्रांट किया मतलब क्या होता है? स्वीकृति दी। तो इसने अलाउ कर दिया। ग्रांट का मतलब क्या है? अलाउ कर देना या परमिट कर देना। इस डिसीजन ने परमिट कर दिया डीम्ड असेंट। मतलब क्या दिया? इसने क्या दे दिया? मतलब प्रोवाइड करना भी होता है। डीम्ड मतलब होता है कंसीडर्ड, माना, मतलब मान लेना, कंसीडर्ड। और असेंट जो होता है, पहले इसको कंसीडर्ड लिख लो। कंसीडर्ड। असेंट का मतलब होता है अप्रूवल या अग्रीमेंट, सहमति। तो इसने डीम्ड असेंट दे दिया। डीम्ड असेंट वैसे क्या होगा कि कोई भी बिल हो, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या लीगल एक्शन हो, उसके बारे में ये मान लिया जाए कि हाँ इस पे सहमति बन गई है। ठीक है, कोई भी बिल हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी लीगल कोई चीज हो, उसको ये मान लिया जाए कि ये चीज स्वीकार हो गई है, ऐसा असेंट दे दिया। ऑन विच दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड इनऑर्डिनेटली डिलेड एक्शन। जिस पर ये 10 बिल कौन से हैं? ये वो 10 बिल हैं जिस पर तमिलनाडु राज्यपाल ने इनऑर्डिनेटली मतलब होता है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा, है ना, या अनड्यूली, बहुत ज्यादा डिले कर दिया था कार्यवाही करना। फिर समझना, टुकड़ों में बताया मैंने अभी। यहां से है तमिलनाडु के मल्टीपल अमेंडेड एक्ट्स जो हैं, तमिलनाडु के अनगिनत या अनेक संशोधित अधिनियम हैं, उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा के। और ये अमेंडेड एक्ट्स करते क्या हैं? ये सरकार को शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। किस बात की? कि ये 18 राज्यों की जो विश्वविद्यालय हैं वहां पे वाइस चांसलर नियुक्त करने का अधिकार गवर्नमेंट को है। ये अधिकार मिलता है इन एक्ट से। ठीक है, तो इन पर रोक लगा के मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है? प्रभावी रूप से उस गति को रोक दिया है जो गति बनी थी पिछले महीने के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। और उस डिसीजन में क्या किया गया था? उस डिसीजन में डीम्ड एसेंट दिया गया था 10 बिल को, 10 बिलों को स्वीकृति दे दी गई थी, जिसने और उस 10 बिल जो हैं उस पर एक्शन लेने में देरी कर दी तमिलनाडु राज्यपाल ने, और बहुत ज्यादा देरी कर दी थी। ये मतलब है। सब्जेक्ट वर्ब की बात कर लेते हैं। ऐसा करके ये तो पूरा एक फ्रेज बन रहा है। ठीक है, ये करके, ये बाई प्रिपरेशन है इसलिए आईएनजी आ रहा है ना। तो ऐसा करके ये तो फ्रेज है, और ये समझाया है जिस एक्सटेंट तक, है ना, वो एक्सटेंट दे एम्पावर, दैट दे एम्पावर। अब ये दैट जो है वो कंजंक्शन है, दे की वर्ब जो है वो एम्पावर है, गवर्नमेंट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है।
टू अपॉइंट है वो इन्फिनेटिव है, ठीक है। अपॉइंट का, टू अपॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है वाइस चांसलर्स हैं, ऑफ प्रिपरेशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है। फिर आगे द मद्रास हाई कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो हैज होल्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है, इफेक्टिवली है वो एडवर्ब है, मोमेंटम जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, दैट डिटरमिनर मोमेंटम नाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है फॉलोड से, तो फॉलोड इसकी वर्ब है मोमेंटम की, जो कि बाद में आया। ये गति कब बनी थी? पिछले महीने के इस वर्डिक्ट के बाद। तो फॉलोड इसकी क्या है? वर्ब है। फॉलो का जो ऑब्जेक्ट है, किसको फॉलो किया? इस वर्डिक्ट को। विच रिलेटिव प्रोनाउन है? इस वर्डिक्ट में क्या हुआ? इस वर्डिक्ट ने ग्रांट किया, स्वीकृति दी, डीम्ड असेंट दे दी 10 बिलों को, और इन बिलों के लिए दे रखा है ऑन विच, ठीक है। जिन बिल्स पर तमिलनाडु गवर्नर जो हैं, इसकी वर्ब हो गई हैड डिलेड पास्ट परफेक्ट, इनऑर्डिनेटली एडवर्ब, और डिले क्या कर दिया? एक्शन। तो ये इसका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वोट का आंसर है, ठीक है सब। बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं चीजें मेरे हिसाब से। तो कोशिश ये कर रहा हूं कि बहुत ही आराम से, सहजता से, सुगमता से तुम इंग्लिश सीख लो, और उस तरीके से सीखो कि जीवन में कभी पलटकर मुड़ने की, देखने की जरूरत ना पड़े, कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब तो 5 बजे शाम को ये सेशन रेगुलर आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, संडे को भी मिलेगा, सैटरडे को भी मिलेगा, ठीक है। ये इसीलिए कर रहा हूं कि भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है तुम्हारे लिए, कि अब इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना है तुम्हें। अब ये बहाना नहीं कि सब इंग्लिश आती नहीं है, आएगी। अगर कोई बच्चा नया है इस प्लेटफॉर्म पे, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो बेटा एक सजेशन है कि 5-7 दिन देख के छोड़ के चले जाओगे, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नई चीज सीखने में टाइम लगता ही है। लेकिन अगर तुमने 1 महीना देख लिया, 30 दिन लगातार देख लिया, तो अपने आप एक आदत, एक एडिक्शन बन जाएगा, और फिर तुम चाहकर भी सेशन को छोड़ नहीं पाओगे, और तब तुम्हें चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। अगला स्लाइड देखो साहब। द इंटरिम ऑर्डर, वही अंतरिम आदेश, इंटरिम प्रोविजनल, शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये डिटर्मिनर। डिटर्मिनर हमेशा एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले आता है। तो अंतरिम आदेश, कौन सा आदेश? जो डिलीवर किया गया, ये इसका एडजेक्टिव है, और पास्ट पार्टिसिपल है, पोस्टपोज्ड है। जो डिलीवर किया गया, इन न्यायाधीश, जस्टिस का बहुवचन जस्टिसेज नाउन है, इन जस्टिसेज के द्वारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन है। क्या क्या नाम है? GR स्वामीनाथन, दूसरा है V लक्ष्मी नारायण। इफेक्टिवली रिस्टोर्स, तो वो अंतरिम आदेश जो डिलीवर किया गया इन 2 न्यायाधीशों के द्वारा, इसने प्रभावी तरीके से ये रिस्टोर करता है, पुनर्बहाल करता है। रिस्टोर मतलब पुनर्बहाल करना। किसको? टू द गवर्नर चांसलर, गवर्नर चांसलर, ठीक है, द पावर्स ऑफ अपॉइंटिंग वीसी, तब इनको वापस से रिस्टोर करता है, इनको वापस से देता है शक्ति, कौन सी? कि यही वीसीज को नियुक्त कर पाएंगे, ठीक है। सरकार के हाथ में नहीं होके गवर्नर और चांसलर दोनों मिलकर नियुक्ति कर सकते हैं, उसकी बात कर रहा है। विच दोज वेरी बिल्स, ये यहाँ पे स्पेस है, विच और दोज में स्पेस आएगा। वेरी बिल्स, वेरी का मतलब एम्फेटिक है, ये जोड़ देने के लिए आ रहा है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। वही बिल्स, जोड़ दे रहा है। विच, जो, वही बिल्स, कौन से बिल्स? जिनकी बात हम करके आए हैं। हैड सॉट, सॉट है वो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, वहां पे हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो ये थर्ड फॉर्म है, सीक सॉट सॉट। डाइवेस्ट का मतलब होता है डिप्राइव, मतलब छीनना। डाइवेस्ट का मतलब क्या होता है? छीनना। इसको आप स्ट्रिप भी कह सकते हो, इसको आप डिस्पजेज भी कह सकते हो। डिस्पजेज कह दो, स्ट्रिप कह दो, डिप्राइव कह दो। फिर समझो, अंतरिम आदेश जो डिलीवर किया इन 2 न्यायाधीशों ने, ये अंतरिम आदेश प्रभावी रूप से इन लोगों को वापस से वो शक्ति देता है वीसीज को अपॉइंट करने की, जो कि वही बिल्स जो 10 डीम्ड बिल्स थे, उन्होंने चाहा था, उन बिल्स में ये डिमांड की गई थी। सीख क्या होता है? चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो इन बिल्स में यही डिमांड थी कि ये पावर्स इनसे छीन लिए जाएं, वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा, है ना। ये कह रहा है इंटरिम ऑर्डर में क्या मिला? हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, मद्रास हाईकोर्ट ने, उस आदेश के तहत जो बिल्स ने पावर छीनने की कोशिश करी थी, वो कोशिश नाकाम हो गई हैं, वापस से इनको एम्पावर कर दिया गया है। द रिजल्ट इज ए कंटिन्यूइंग स्टेलमेट। द रिजल्ट सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब।
द डिटर्मिनर ये नाउन, ये लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव और ये डिटर्मिनर। ठीक है, तो द रिजल्ट इज अ कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट। अब परिणाम क्या निकला, जो ये इंट्रीम ऑर्डर आया उसका परिणाम क्या, परिणाम ये है कि लगातार रुकावट बनी हुई है। स्टेलमेट क्या होता है भाई, स्टेलमेट होता है जो डेड एंड आ गया। स्टेलमेट क्या होता है, लिख रहा हूं देखो, स्टेलमेट का मतलब है डेड एंड, डेड एंड, या क्या कहोगे, या कहोगे डेडलॉक। ठीक है, या क्या कहोगे, इम्पास, बाधा, रुकावट। ठीक है, तो ये डेड एंड लगातार बना हुआ है, कंटिन्यूइंग एडजेक्टिव है। तो लगातार, अब रिजल्ट ये हुआ है कि लगातार सब काम रुक गया है, नियरली, लगभग, नियरली का मतलब है अबाउट, लगभग। अ डजन यूनिवर्सिटीज, एक दर्जन विश्वविद्यालय ऐसे हैं, रिमेन हेडलेस, जो कि अपने हेड के बगैर चल रहे हैं, मतलब उनके ऊपर वीसी है ही नहीं, कुलपति है ही नहीं, उसके बगैर चल रहे हैं। ठीक है, एक दर्जन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बनी हुई हैं। अ डजन यूनिवर्सिटीज की वर्ब है रिमेन, और ये इसका है कॉम्प्लीमेंट, और ये है एडजेक्टिव। लेस जिन वर्ड्स के एंड में होता है वो एडजेक्टिव है, हेडलेस का मतलब मुखिया के बगैर चल रही है। ठीक है, विद अपॉइंटमेंट्स फ्रोजन, क्यों, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स रुक गए हैं। फ्रोजन वैसे तो फ्रिज की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, फ्रिज होती है फर्स्ट फॉर्म, फ्रोज होती है सेकंड फॉर्म, और फ्रोजन होती है थर्ड फॉर्म। और वैसे जो फ्रोजन है इसका मतलब है रुक गई है, तो इसका मतलब करोगे स्टाइमीड, या इसको कहोगे क्लोग्ड, या कहोगे ऑब्स्ट्रक्टेड, तो ये रुक गई हैं। अंटिल फर्दर जुडिशियल इंटरवेंशन, ये भी स्पेस है, जुडिशियल और इंटरवेंशन में स्पेस है। किसके आगे जो जुडिशियल इंटरवेंशन है उस तक, अंटिल मतलब जब तक की न, मतलब ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। फर्दर मतलब आगे, जुडिशियल मतलब न्यायिक, और इंटरवेंशन स्पेस है भाई इसमें, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप है, तो इसको आप कहोगे इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, इंट्रूजन। फिर समझो भाई, ये जो इंटरिम आदेश आया है, इंटरिम ऑर्डर आया है मद्रास हाई कोर्ट का, उसी के बारे में कहा गया है कि रिजल्ट ये हुआ कि लगातार अब रुकावट बनी हुई है, लगभग एक दर्जन यूनिवर्सिटीज हेडलेस बनी हुई हैं, और अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां रुक गई हैं। कब तक, आगे न्यायिक हस्तक्षेप तक, आगे जब कोर्ट फिर से संज्ञान लेगा तो बात भले ही, बाकी तो नियुक्तियां रुकी हुई हैं। द वेकेशन बेंच, वेकेशन बेंच मतलब अवकाशकालीन पीठ बोलते हैं। वेकेशन के टाइम जब कोर्ट में छुट्टियां होती हैं, उस टाइम जो जजेस की ग्रुप होता है जो केसेस को हियर करता है, सुनवाई करता है, उसको हम वेकेशन बेंच के नाम से जानते हैं। तो वेकेशन बेंच, अवकाशकालीन पीठ जो है, एक्टिंग ऑन मतलब कार्यवाही करते हुए, एक्ट ऑन मतलब कार्यवाही करना, पिटीशन मतलब याचिका, बाय ए लॉयर मतलब एक वकील, तो एक वकील की याचिका पर कार्यवाही करते हुए, एक्ट ऑन करते हुए, हेल्ड, वेकेशन बेंच की वर्ब है हेल्ड, इसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, ये सेकंड फॉर्म है। होल्ड वैसे तो होता है पाना, वैसे तो थामना होता है, रोकना भी होता है, लेकिन यहां पे जो होल्ड है इसका मतलब कुछ अलग है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा निर्णय दिया। ठीक है, इस होल्ड का मतलब क्या है, निर्णय दिया, लिख लो। होल्ड का मतलब क्या है, निर्णय दिया, मतलब इसको ऐसा मानते हैं, ऐसा जजमेंट दिया। तो वेकेशन बेंच जो है कार्यवाही करते हुए, आईएनजी फॉर्म है, ये सिमल्टेनियस एक्शन को दर्शा रहा है, दो विपरीत, जो साथ साथ होने वाले एक्शंस को दर्शा रहा है। तो वेकेशन बेंच एक लॉयर के द्वारा, अ डिटरमिनर लॉयर नाउन बाई प्रेपोजिशन, एक लॉयर के द्वारा जो याचिका दी गई थी उस पर कार्यवाही करते हुए उसने पाया, उस वेकेशन बेंच ने पाया, दैट कंजंक्शन है की इंटरिम रिलीफ, ये भी भाई स्पेस है, माफी चाहता हूं थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। इंटरिम रिलीफ का मतलब हो गया अंतरिम आदेश, वॉज जस्टिफाइड, उसको जस्टिफाई किया गया था, अंतरिम आदेश को जस्टिफाई किया गया था, अंतरिम आदेश को ठीक ठहराया गया था। ठीक है, अंतरिम आदेश को जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि वो रीजनेबल है, वो जस्ट है, वो करेक्ट है, वो वैलिड है, वैलिड है, वो करेक्ट है। ठीक है, ये मतलब है बिल्कुल सही है, राइट है, ये मतलब है जस्टिफाइड का। तो कह रहा है कि अवकाशकालीन पीठ ने एक वकील के द्वारा जो याचिका दी गई थी उस याचिका पर कार्यवाही करते हुए ये कहा, ये जजमेंट दिया कि जो अंतरिम राहत दी गई है वो बिल्कुल ठीक थी, बिकॉज द इम्प्यून्ड एक्ट्स, कारण क्या था, क्योंकि
जो इम्प्यून्ड एक्ट्स थे, ये इम्प्यून्ड जो शब्द है इसका मतलब भाई यहां पे है जो चैलेंजिंग है, जो क्वेश्चन है, जो कॉल इनटू क्वेश्चन है। इम्प्यून का मतलब लिख रहा हूं मैं कॉल इनटू क्वेश्चन, जिस पर प्रश्न उठाया गया है, जिस पर क्वेश्चन लगाया गया है, ये मतलब है। ठीक है, इम्प्यून इसका मतलब क्या है, जो आपने चैलेंज कर दिया है, जिसको चुनौती आपने दी है, वो अधिनियम। भाई वो अधिनियम ही तो चेंज करने की बात है, उन्हीं को संशोधित करने की बात है। तो इस बेंच ने ये पाया कि जो अंतरिम राहत दी गई थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो अधिनियम जो चैलेंज्ड हैं, जिनको चैलेंज किया गया था, फॉल फाउल ऑफ, फॉल फाउल ऑफ, ये एक फ्रेज है, देखो इसको, फॉल फाउल ऑफ, ये क्या है, एक फ्रेज है। फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है कम इन कॉन्फ्लिक्ट, कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इस ये विरोधाभास में है, किसके, लो कानून के, कि जो विवाद, ये जो चैलेंज्ड एक्ट्स हैं वो कानून के विरोधाभास में हैं। लेड डाउन बाई, कौन सा कानून, जो ले डाउन किया गया। लेड डाउन का मतलब होता है फॉर्म्युलेट करना, ठीक है, या स्टैब्लिश करना, वो कानून जो बनाए गए हैं, वो कानून जो निरूपित किए गए हैं, ठीक है, वो होता ले डाउन। वो कानून जो फ्रेम किए गए हैं, वो कानून जो निर्धारित किए गए हैं, स्टिपुलेट किए गए हैं, ये सब सिनोनिम है इसके। ठीक है, तो वो इन कॉन्फ्लिक्ट में है, मतलब वो विरोधाभास में है उस कानून के जो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन प्रायर रूलिंग्स मतलब पहले वाली, प्रायर मतलब होता है पहले वाली निर्णयों में। और किस पे निर्णय दिए थे, वीसी अपॉइंटमेंट्स मतलब वाइस चांसलर के नियुक्तियों से संबंधित। फिर समझिए, वेकेशन बेंच ने लॉयर की याचिका पर कार्यवाही करते हुए ये पाया, ये निर्णय दिया कि जो अंतरिम राहत थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन हो गया, नया क्लॉज स्टार्ट है, क्योंकि जो विवादास्पद या जो चैलेंज्ड एक्ट्स हैं, जिन अधिनियमों को चैलेंज किया गया है, वो कानून से विपरीत विरोधाभास में है। फाउल फाउल ऑफ का मतलब कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और वो कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले रूलिंग्स में बताए थे वीसी अपॉइंटमेंट्स के संबंध में, ठीक है साहब। आगे आइए, दीज इंक्लूड, अब इनमें शामिल हैं, दीज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है ये आ गया सब्जेक्ट। इनमें शामिल हैं कौन कौन, प्रोफेसर श्रीजीत पीएस वर्सेस डॉक्टर राजश्री एमएस। अब ये पिछले कौन सी रूलिंग्स है उसकी चर्चा कर रहा है, तो इन रूलिंग्स में कौन कौन शामिल हैं, एक तो ये वाला केस था, ठीक है, एक तो ये वाला केस, ठीक, दूसरा ये वाला केस, ये पहला केस, ये दूसरे वाला, ये नाम ही दे रखे हैं, क्या पढ़ोगे इसको। इन दो केसेस की बात कर रहा है। इनमें जो कानून बनाया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसके विपरीत है, ये कहा। इन बोथ केसेस, इन दोनों केसेस में, बोथ जो है वो यहां डिटर्मिनर है, केसेस नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये पूरा फ्रेज हो गया। इन दोनों केसेस में द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी वाज कॉज्ड, कॉस्ट का मतलब होता है नलीफाई, या इसका मतलब होता है एबोलिश, या इसका मतलब होता है रिवोक, या इसका मतलब होता है कैंसिल, इसका मतलब होता है रद्द करना। दोनों केसेस में अपॉइंटमेंट जो था वीसीज का वो रद्द कर दिया गया। किस लिए, क्योंकि इसने इस रेगुलेशन, ये जो रेगुलेशन है एक नियम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशंस में, यूजीसी के नियमों में एक 7.3 वाला जो नियम है ना, इसको वायलेट किया। वायलेट का मतलब होता है इन्फ्रिंज करना, इसका मतलब होता है वायलेट करना, मतलब सॉरी वायलेट दे ही रखा है आपको, एक होता है इसका ब्रीच करना, मतलब तोड़ना, उल्लंघन करना, ठीक है। किस लिए इसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये उल्लंघन कर रहा था इस नियम का, 2018 का ये नियम है, विच गवर्न, अब ये बता रहा है इसको कि ये जो रेगुलेशंस हैं ये क्या करते हैं, ये गवर्न करते हैं, गवर्न मतलब ये कंट्रोल करते हैं, ये शासन करते हैं किस पे, द कॉम्पोजिशन ऑफ सर्च कमिटीज, कि जो सर्च कमिटीज बनेंगी, जो समितियां बनेगी, है ना, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, वो कंपोज कैसे होगी उस पर, एंड प्रोसीजर्स, और वीसी के अपॉइंटमेंट्स के मेथड्स क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होंगे, क्या तरीके होंगे, उसको गवर्न ये करती है, यही इस सिस्टम को चलाती है। फिर समझिए, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज, ये वॉज क्वेश्ड है पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वीसीज का अपॉइंटमेंट जो है वो रद्द कर दिया गया। किस लिए, क्योंकि इसने इस रेगुलेशन को वायलेट किया था, और रेगुलेशन किसका है, ये इसका है।
और ये जो रेगुलेशन है यूजीसी वाले, ये जो नियम है ये गवर्न करते हैं, तो विच के बाद में गवर्न जो है वो इन रेगुलेशंस की वर्ब है। किसको गवर्न करते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है कॉम्पोजिशन को, दैट डिटरमिनर कॉम्पोजिशन नाउन है, और कॉम्पोजिशन किसका है, ये प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सर्च कमिटीज का कॉम्पोजिशन और प्रोसीजर्स किसके लिए, फॉर प्रिपरेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। द हाई कोर्ट रिजेक्टेड, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया क्या, स्टेट के आर्ग्यूमेंट को। तो स्टेट का जो तर्क था ना, उस तर्क को इसने रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने। दैट की क्या है, कंजंक्शन हो गया। इट हैड अडॉप्टेड द यूजीसी रेगुलेशंस इन 2021 विद ए कैविएट, इसको कैविएट पढ़ते हैं। कैविएट का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी। कैविएट का मतलब क्या होता है, वार्निंग, चेतावनी। कैविएट पढ़ते हैं, कैविट नहीं पढ़ते, याद रखना। क्या बोलते हैं, कैविएट। इसके अंदर कैविएट को तुम और भी कुछ कह सकते हो, प्रोविजन कह सकते हो, प्रोविजो कह सकते हो, मतलब कंडीशन कह दो। तो ये आपको संदर्भ देखना पड़ता है, कौन सा संदर्भ है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, द हाई कोर्ट रिजेक्टेड द स्टेट्स आर्ग्यूमेंट, हाई कोर्ट ने स्टेट के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि इट हैड अडॉप्टेड, कि स्टेट के लिए इट आ रहा है कि स्टेट ने अडॉप्ट किया था, अपनाया था, ये इसकी वर्ब, यूजीसी रेगुलेशंस को 2021 में, जबकि वो कौन सा था, 2018 वाले। विद ए कैविएट, और इस शर्त के साथ अपनाया था कि एक्सक्लूडिंग रेगुलेशन 7.3, जिसके अंदर ये एक्सक्लूड किया जाएगा कि 7.3 वाला हम शामिल नहीं करेंगे। एक्सक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन हो सकते हैं। ठीक है। द जजेस हेल्ड, जजेस ने पाया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या पाया कि स्ट्रिपिंग द चांसलर ऑफ, स्ट्रिप के साथ में, डाइवेस्ट के साथ में, डिप्राइव के साथ में ऑफ लगता है, डिस्पजेज के साथ ऑफ लगता है, वंचित करना। और किससे वंचित किया गया है वो आगे दे रखा है। तो जजेस ने पाया कि भाई अगर आप चांसलर को अपॉइंटमेंट पावर से हटा देते हो, यदि आप चांसलर्स को अपॉइंटमेंट नियुक्तियों की शक्तियां छीन लेते हो इनसे, तो वॉज, अब ये स्ट्रिपिंग जो है वो जेरेंड है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। जब आईएनजी फॉर्म से सब्जेक्ट बनता है तो वो जेरेंड कहलाता है, वर्बल नाउन कहलाता है। वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर आती है, याद रखिएगा। तो जजेस की वर्ब तो है हेल्ड, ये आपका कंजंक्शन है। स्ट्रिपिंग की वर्ब है वो वॉज है। तो जजेस ने पाया कि जो चांसलर को नियुक्तियों से वंचित कर देना जो था वो प्लेनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, प्लेनली मतलब क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। प्लेनली यहां पे बन गया एडवर्ब और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन गया एडजेक्टिव। आगे कहा इज सो ग्लेयरिंग, और ये इतना ग्लेयर और ऑब्वियस, वैसे दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ग्लेयर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेटिक होता है। ज्यादा स्पष्ट अगर कोई हो तो उसको हम बोलते हैं ग्लेयरिंग, और थोड़ा सा कम हो, नॉर्मल तरीके से स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्वियस। दोनों में इतना ही फर्क है, बाकी दोनों का मतलब स्पष्ट होता है। ये थोड़ा एम्फेटिक है, ज्यादा जोर देने के लिए यूज करता है कि इट्स सो ग्लेयरिंग एंड ऑब्वियस, कि ये बात इतनी स्पष्ट है, स्पष्ट दिख रही है, दैट वी कैन नॉट शट आवर आइज, कि हमारी आंखें बंद नहीं कर सकते। दैट कंजंक्शन है, वी सब्जेक्ट हो गया, कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, शट है, तीनों फॉर्म शट शट शट, ये मैन वर्ब है, तीनों फॉर्म सेम होती है। आवर आइज इसका ऑब्जेक्ट है, आवर पजेसिव एडजेक्टिव है, आइज नाउन है। दे रोट, उन्होंने लिखा, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब, तो उन्होंने लिखा कि भाई हमारी आंखें बंद नहीं कर सकते। ये साफ साफ दिख रहा है। जजेस की बात कह रहे हैं, जजेस के लिए दे आ रहा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल है, कि जजेस ने कहा, जजेस ने लिखा कि भाई ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि भाई आपने जो ये चांसलर से पावर छीने थे, अपॉइंटमेंट पावर्स, वो बिल्कुल क्या था, असंवैधानिक था, साफ दिख रहा है, आंखें तो बंद कर नहीं सकते, ऐसा उन्होंने लिखा। ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।